तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज शनिवार है और शनिवार को मैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूं। चूंकि राजनीतिक विज्ञान का यह हमारा प्रथम वीडियो है, इसलिए प्रथम वीडियो की शुरुआत हम प्रथम अध्याय से करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा, जिससे आपको प्रथम अध्याय पढ़ने से पहले काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता प्रदान हो। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं बात करूंगा बुक का, यानी किताब का। तो प्यारे बच्चों, यदि हम किताब की बात करें तो एनसीईआरटी में राजनीतिक विज्ञान का 2 किताब है। कितना किताब है? 2 किताब है। और उस किताब का पहला भाग है जिसे हम भाग के नाम से जानते हैं, भाग ओ, और दूसरा भाग बो। ठीक है। तो यदि हम भाग ओ की बात करें तो ओम का नाम क्या है? वह नाम है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति या स्वतंत्रता के समय भारतीय राजनीति, यानी कि सभी किताबों में भिन्न भिन्न प्रकार से नाम है। यदि मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो इस प्रकार से आपको बुक देखने को मिलेगा एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति या स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति का शुरू कर दीजिए। ठीक है। और भाग 2 बुक है, वो भी बुक आप देख ही लीजिए। इस प्रकार से बुक आपको देखने को मिलेगा। इस बुक का क्या नाम है? इस बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, ये दूसरा बुक रहा, यानी भाग 2 रहा। ठीक है, एनसीईआरटी है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस दोनों बुक को समझेंगे कि आखिर यह बुक हमें क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या सिखाना चाह रहा है, या हमें क्या बतलाना चाह रहा है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बुक का जो शीर्षक होता है, यदि हम उस शीर्षक को समझ जाएं तो पूरे किताब का निचोड़ हम स्वतः ही क्या कर लेते हैं, तो जान पाते हैं। ठीक है। तो भाग ओ का शीर्षक क्या है? स्वतंत्र भारत में राजनीति। यानी प्यारे बच्चों, हम लोग आजाद कब हुए? तो 1947 में। तो 47 के समय जो भी राजनीतिक रहा, यानी किस प्रकार से हम आजाद हुए और आजादी के बाद कौन कौन सी समस्या थी, समस्या के बाद जो हम किस प्रकार संविधान का निर्माण किए, फिर उसके बाद किस प्रकार दल का स्थापना हुआ, राज पुनर्गठन हुआ, यानी जितना भी कहानी रहा, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जितना भी कहानी रहा, और वह कहानी जो अभी तक पहुंचा है, सारा का सारा घटना हम किस भाग में पढ़ेंगे? वो भाग ओ में पढ़ेंगे, जिसमें भारत का राजनीतिक रहेगा। वह राजनीतिक कब से रहेगा? जब से हम लोग आजाद हुए। ठीक है, जब से हम लोग आजाद हुए। यदि हम बात करें भाग बो का, तो भाग बो में हमें क्या पढ़ना है? तो भाग बो में देखिए, समकालीन विश्व राजनीति, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ विश्व की राजनीतिक ही पढ़ना है, यानी कि दुनिया भर का जो राजनीतिक रहा है उसी के बारे में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया भर में तो बहुत सारा राजनीतिक रहा है, तो क्या हम सब पढ़ेंगे? नहीं, हम सब नहीं पढ़ेंगे। हम उसी राजनीति को पढ़ेंगे जिस राजनीतिक में, दुनिया भर के जिस राजनीतिक में भारत का क्या रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ रोल रहा, जैसे भूमिका रहा, या कहिए दखल रहा, या किसी भी प्रकार से भारत का योगदान रहा। तो वैसी राजनीति को हम क्या करेंगे? तो पढ़ेंगे। यदि हम बात करें विश्व राजनीतिक में, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच रिश्ता खराब था, तनावपूर्ण था, जिसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जाने गए, तो भारत ने क्या किया था? इस विदेश नीति के तहत ही अपने आप को गुटनिरपेक्ष बना लिया था। ठीक है। अब देखिए, दोनों के बीच में भारत शामिल है। हाँ, शामिल है, इसलिए हम इसे विश्व राजनीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा गुट है, जैसे दक्षेश हो गया, ठीक है, आसियान हो गया, उसमें भारत का क्या काम है, क्या योगदान है, क्या भूमिका है। तो दुनिया भर का जो भी राजनीतिक रहा जिसमें कहीं ना कहीं भारत भाग लिया हो, उसके बारे में हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे।
पहले भाग में सिर्फ भारत के राजनीति के बारे में, दूसरे भाग में हम दुनिया भर का राजनीतिक है उसमें भारत का जो योगदान है या भूमिका रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो प्यारे बच्चों आपको क्या हो गया, बुक हो गया। यदि हम चैप्टर की बात करें तो प्रथम भाग में कुल अध्याय की संख्या कितना, 9 है। ठीक है, और इस 9 में हम क्या पढ़ेंगे, तो स्वतंत्रता के पश्चात जितना भी राजनीतिक रहा हो उसको क्रम से पढ़ेंगे। यानी कि हम पहला क्रम में देखिए क्या होगा, पहला क्रम में हम लोग कैसे आजाद हुए, आजादी के बाद किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण हुआ, ठीक है, कितना चुनौतियां थी, तो सारा का कहानी पढ़ते आगे चलेंगे। ठीक है, इसलिए कुल अध्याय की संख्या कितना, तो 9 है। तो प्यारे बच्चों यदि हम बुक की बात करें कि आपको कौन सा बुक खरीदना है, तो प्यारे बच्चों आपको एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदना है। आपको कौन सा बुक खरीदना है, आपको बुक खरीदना है एसबीपीडी। ठीक है, आप बाजार जाइएगा, बाजार में बोलिएगा कि मुझे एसबीपीडी का पॉलिटिकल साइंस का बुक चाहिए कक्षा 12वीं का, तो वो आपको निकाल करके दे देगा। वह बुक किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो बुक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस बुक का खासियत क्या है, इस बुक का खासियत प्यारे बच्चों यह है कि इसमें बिहार बोर्ड का सारे प्रश्नों को दिया रहता है, वो भी चैप्टर वाइज करके, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किस प्रश्नों को रिपीट करके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एसबीपीडी का बुक खरीदें, जबकि एनसीईआरटी में इस प्रकार से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप उलझन में फंस जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऊपर से एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन बहुत कम रहता है जो कि बिहार बोर्ड में आता ही नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई एनसीईआरटी बुक है, इसका जो क्वेश्चन है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आपको पॉलिटिकल साइंस में सर्वप्रथम क्या पढ़ाऊंगा, तो भाग अ पढ़ाऊंगा। और भाग अ का शीर्षक नाम क्या है, नेम, तो स्वतंत्र भारत में राजनीतिक। आप लोग कॉपी में लिखिए। ठीक है, भाग अ स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, इसके अंतर्गत प्रथम अध्याय का नाम क्या है, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या है, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा, मैं सर्वप्रथम आपको कथा सुनाऊंगा, यानी कहानी। इसका जो भी कहानी रहा मैं आपको कहानी के तौर पे समझा दूंगा, और फिर समझाने के बाद हम क्या करेंगे, तो प्रश्न उत्तर करेंगे, जिससे आपको समझने में क्या होगा, तो बेहद आसानी होगा। प्यारे बच्चों यदि आप कथा को समझ जाइएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, तो इस कथा में ही आपको लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ तीनों का तीनों बिना रट्टे क्लियर हो जाएगा। और एक बार समझ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं ना, फिल्म में एक बार देखे याद हो गया, बस कहानी मेरा सुन लीजिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटने का कोई जरूरत नहीं, मौखिक ही याद होगा। ठीक है बस, और यदि कहानी को नहीं समझिएगा तो रटते रटते हालत खराब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों प्रश्न आता है कि हम आपको कैसे पढ़ाते। देखिए हम एक बुक को अध्ययन नहीं करते, हम बहुत सारा बुक का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो पीजी तक मटेरियल आपको प्रोवाइड करती है, इसलिए हम लोग बहुत बुक को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जैसे इंटर का हम लोग प्रत्येक वर्ष एक सेपरेट नोट्स बनाते हैं। इस प्रकार से देखने, इस प्रकार से सेपरेट नोट्स बनाते हैं, और उस नोट्स के अंतर्गत हम लोग आपको क्या करते हैं, तो पढ़ाते हैं। इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि ना हम आपको ज़्यादा पढ़ा पाए ना हम आपको कम पढ़ा पाए। यदि हम ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि देखिए आपको सीमित में पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कम है, एक ही साल है और आपको याद भी बहुत करना है ना रहता है, तो इसलिए हम ना तो ज़्यादा पढ़ा पाए ना तो कम पढ़ा पाए, इसलिए हम आपको नोट्स बना करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं प्रथम अध्याय पे। आप लोग प्रथम अध्याय का नाम दीजिएगा, प्रथम अध्याय क्या है, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या नाम है, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, यह अध्याय का नाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा कहानी है ना सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिएगा तो इसका प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों मुख्य रूप से इस अध्याय में आपको 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? तो 3 पॉइंट, और तीनों पॉइंट को हम डील कर देंगे और डील करने के बाद जो है फिर आपका प्रश्न उत्तर करा देंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसका इंट्रो हम थोड़ा सा बोल देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा देश भारत जब गुलाम था, गुलाम के समय में क्या कहलाता था? तो गुलाम के समय में कहलाता था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जब गुलाम था तब क्या कहलाता था? तो ब्रिटिश इंडिया। और हमारा प्यारा देश भारत कब आजाद हुआ? तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि। कब? तो 1947। ठीक है, जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1944 में हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ, तो आजादी के साथ साथ हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत ही ज्यादा। लेकिन जितना खुश हुए उतना हम लोग निराश हो गए, उदास हो गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि हमारा प्यारा देश भारत आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी के साथ साथ हमें एक नया पड़ोसी देश देखने को भी मिला था। और वह पड़ोसी देश पता है कौन था? वह पड़ोसी देश कोई और नहीं, हमारा ही अंग, हमारा ही भाग था। जो कौन था? जो एक पाकिस्तान बना था। यानी कि हमारे ही देश का विभाजन कर बना एक नया पड़ोसी देश पाकिस्तान था। यूं तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाए तो पाकिस्तान शब्द पाक से आया है, और पाक का मतलब पवित्र होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करें अपने देश का, तो जब हमारा प्यारा देश भारत जब आजाद हुआ, तो आजादी के समय जब हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था प्यारे बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब अपना सर उठाए तो उन्हें हमारे देश में क्या नजर आया? तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में गरीबी ही गरीबी था, भूखमरी था। ठीक है, बहुत सारे समस्या थी, लेकिन उन समस्याओं में से मुख्य रूप से कितना समस्या था? तो 3 समस्या था। कितना समस्या था? तो 3 समस्या। इसलिए आपका हम पॉइंट बना देते हैं 3 समस्या कहिए या चुनौती कहिए। ठीक है, 3 समस्या कहिए या 3 चुनौती कहिए। ठीक है, प्यारे बच्चों जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हो गया, तो अंग्रेज जब जा रहा था अपने देश लौट करके, तो पता है अंग्रेज क्या बोलता था? अंग्रेज बोलता था कि भारत तो आजाद हो गया, लेकिन भारत ज्यादा दिन तक एक विशाल देश बन के नहीं रह पाएगा, भारत टुकड़ा टुकड़ा में बट जाएगा। अंग्रेज ने क्या बोला? तो भारत टुकड़ा टुकड़ा में बट जाएगा। क्योंकि अंग्रेज का कहना था कि भारत जो आजाद हुआ, उस आजादी में मुख्य रूप से क्या रोल रहा? तो मुख्य रूप से रहा धर्म को देखा गया कि धर्म के आधार पर भारत देश का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम लोग अंग्रेज से लड़ करके हम लोग जीत गए। ठीक है, जीतने के बाद हम लोग क्या किए? तो धर्म के ही आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, और जिसके कारण मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पाकिस्तान देश बना, यानी पाक, और हिंदू बहुल क्षेत्र का क्या बना था? तो भारत बना था। तो अंग्रेज बोला था क्योंकि भारत देश जो आजाद हुआ तो उसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। किसके आधार पे? तो धर्म के आधार पे हुआ, तो जिसके कारण पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ। लेकिन भारत में अभी भी विविधता है। भारत में क्या है? अभी भी विविधता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में अनेक भाषाएं लोग हैं, अनेक भाषा के लोग, मतलब अनेक भाषा लोग बोलते हैं, जैसे कोई मैथिली, भोजपुरी, कन्नड़, तमिल, हिंदी, बहुत तरह के भाषा भारत देश में बोली जाती है। और भाषा के साथ साथ अनेक धर्मों के भी लोग रहते हैं, जैसे सिख हो गया, जैन हो गया, हिंदू हो गया, पारसी हो गया, क्रिश्चियन हो गया। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो हिंदू में भी बहुत सारा विविधता है, जैसे हिंदू में ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, है कि नहीं। इसके अलावा यदि हम वेशभूषा की बात करें तो कोई
साड़ी पहनता है, तो एक घाघरा और चोली पहनता है, कोई धोती पहनता है, तो कोई लुंगी पहनता है कि नहीं। तो पहनावा में भी क्या है, तो विविधता है। त्योहार मनाने में भी विविधता है, कोई छठ मनाता है, तो कोई दुर्गा पूजा, तो कोई पोंगल मनाता है। तो अंग्रेज का कहना था कि भारत में इतना सारा विविधता है, इतना सारा विविधता है कि भारत कभी जिंदगी में एक साथ रह नहीं सकता है। और जिस प्रकार यूरोप में छोटा छोटा देश है, उसी प्रकार भारत क्या हो जाएगा, तो एक दिन टूट करके टुकड़ा टुकड़ा में छोटा छोटा देश बन जाएगा। तो यह सुन करके हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिल पिघल गए और वह क्या बोले पता है, इनके कथन पे, अंग्रेज के कथन पे वह क्या बोले, वह बोले कि देखो हमारे देश में भले ही विविधता है, लेकिन क्या है, तो विविधता में एकता है। क्या है, तो विविधता में एकता है। हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश में अनेक धर्म के लोग न रहते हैं, अनेक जाति के रहते हैं, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृति, लेकिन फिर भी हमारे देशवासी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। और इस खुशी खुशी रहने का राज क्या है पता है, तो यह खुशी खुशी का राज है तो भाईचारे का, और भाईचारे का प्यार का, और यह प्यार का जो भावना है वो एक अदृश्य धागे से बना है। क्या है, तो एक अदृश्य धागे से बंधा है। अब देखिए जो प्यार का जो सूत्र होता है, क्या उसे अब देख पाएंगे, तो नहीं देख पाएंगे। इसलिए क्या बोले कि अदृश्य प्रेम बंधन से बंधा हुआ है। ठीक है, ऐसा बात कौन बोले, तो ऐसा बात बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आपको प्रश्न एग्जाम में आता है कि बताओ विविधता में एकता है, अर्थ स्पष्ट करें। विविधता में एकता है, तो इसका उत्तर रहने क्या है ना हो जाएगा, तो विविधता में एकता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे देश में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। जिसका मुख्य कारण क्या है, तो जिसका मुख्य कारण है कि भाईचारे का, प्रेम भाईचारे का। ठीक है, हम लोग खुशी खुशी रहते हैं कि मानो एक अदृश्य धागे से क्या हो, तो बंधे हो। ठीक है, इस प्रकार से था। तो प्यारे बच्चों जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सर उठाया और हमारे देश में देखा, तो बहुत सारा समस्या नजर आया, यानी कहीं गरीबी, ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा समस्या नजर आया। लेकिन उन समस्याओं में से मुख्य रूप से कितना समस्या नजर आया, तो मुख्य रूप से 3 समस्या नजर आया। कितना समस्या, तो 3 समस्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आपको वह समस्या लिख देते हैं, फिर आपको मैं पॉइंट को डील कर देता हूं। 3 चुनौती या 3 चुनौतियां। तो 3 चुनौतियां में पहला चुनौती क्या था, तो पहला चुनौती था एकता का। क्या था, तो एकता का। तो एकता का भी तुरंत है ना बताए हैं कि देखिए भारत एक विशाल देश है, और अंग्रेज क्या बोला कि अंग्रेज भारत जो है टुकड़ा टुकड़ा में बट जाएगा। कारण क्या, कि भारत में विविधता है, मतलब अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाई लोग हैं, अनेक रीति रिवाज है। ठीक है, तो इसलिए भारत एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, तो टूट जाएगा। तो लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोले कि हमारे देश में भले ही विविधता है, लेकिन हम लोग खुशी खुशी है ना रहते हैं। ठीक है, मानो एक प्रेम बंधन का वो क्या हो, तो अदृश्य बंधन हो। ठीक है, तो देखिए 3 चुनौती में पहला चुनौती क्या था, तो पहला चुनौती आपको था एकता का, यानी कि किस प्रकार हम लोग पूरे भारतवासी को बता सके कि हम लोग जाति के नाम पे हमको नहीं लड़ना है, हमको जो धर्म के नाम पे नहीं लड़ना है। ठीक है, हमको एकजुट होकर के रहना है। और एकजुट का स्लोगन क्या था, तो हिंदुस्तानी। हम लोग क्या है, तो हम लोग हिंदुस्तानी है। ठीक है, यानी कि हम लोग देखिए जो मिल करके रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, तो क्या हमारा प्यारा देश का विभाजन होगा, नहीं होगा। इससे पहले यदि हम बात करें पाकिस्तान क्यों बना था, क्योंकि धर्म में झगड़ा हो गया था। ठीक है, यानी कि हिंदू के लिए हिंदुस्तान है ना आ गया था, भारत है ना आ गया था, और जहाँ मुस्लिम बहुत क्षेत्र थे उनके लिए पाकिस्तान देश का निर्माण हो गया था। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे से जानते थे। इसलिए हम लोग है क्या किए, हम लोग एकता में विश्वास रखें और सभी लोगों को प्रेरणा दिए कि हम लोग क्या है, हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोगों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे सामने समस्या यह हो गई कि हम सभी लोगों को एकता के सूत्र में क्या कर सके, तो बांधे रखे। ठीक है,
दूसरा चुनौती क्या था तो प्यारे बच्चों, तो दूसरा चुनौती था तो लोकतंत्र का। किसका? तो लोकतंत्र का। अब देखिए, एक देश को चलाने के लिए लोकतंत्र की क्या होती है तो जरूरत होती है। ठीक है, हमारे देश का संविधान किस प्रकार का है तो लोकतंत्र का है। और हम लोग जो लड़ाई जो लड़ रहे थे किसके लिए तो आजादी के लिए। तो आजाद जब हो गए तो मुख्य रूप से क्या व्यवस्था होनी चाहिए था तो लोकतंत्र का। लोकतंत्र मतलब कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो सके, सभी धर्म के लोग विकास है न कर सके। तो इसलिए लोकतंत्र का क्या करना चाहिए था तो गठन करने की एक समस्या हो गई। यानी कि एक ऐसा लोकतंत्र बनाना हो जिससे क्या हो सके तो जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। जैसे देखिए, अभी संविधान में हम लोगों के पास कितना मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार है ना 6 मौलिक अधिकार। यानी कि आप किसी भी धर्म के हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसलिए उसके अलावा जो अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यकों को इस प्रकार से विशेष सुविधा दी जाए कि वे भी लोग क्या कर सके तो विकास कर सके। ठीक है, इसलिए दूसरा चुनौती क्या था तो लोकतंत्र का। अब देखिए, लोकतंत्र में यदि हम माने चलिए कि उस समय सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते थे तो हिंदू। यदि हम इस लोकतंत्र में हिंदू विशेष कर देंगे यानी कि हिंदू को बहुत ज्यादा फायदा कर देते, तब क्या होता तो तब होता तो भारत में सिख भी है, जैन भी है, फिर उसके बाद क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। तो यदि हम ज्यादातर हिंदू को छूट दे देते, बहुत जो लोकतंत्र बनता वो हिंदू के पक्ष में बनता, इससे क्या होता तो सिख में एकदम आक्रोश पैदा हो जाता और सिख के लोग क्या बोलते अब हम लोग पंजाब देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे तो पंजाब देश बनाएंगे। ऐसे में देश मेरा टूटेगा तो टूट जाएगा। इसलिए हम लोकतंत्र में ऐसा लोकतंत्र का स्थापना करेंगे जिससे सभी देशवासी को क्या हो सके तो समान अधिकार प्राप्त हो सके, समान इज्जत मिल सके। ठीक है, तीसरा चुनौती प्यारे बच्चों क्या था तो तीसरा चुनौती था विकास का। क्या तो विकास, यानी कि हम लोग एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करें जिससे सभी धर्मों का क्या हो सके विकास हो सके, जिससे सभी धर्मों के वासियों सभी धर्म वासियों यानी कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी लोगों का समान अधिकार मिल सके, किसी मतलब सभी का विकास हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 3 चुनौती मुख्य कौन सा था तो एकता का, लोकतंत्र का और विकास का। ठीक है, अब इसके अलावा भी सारे चुनौती था, जैसे आर्थिक दृष्टि का था, ठीक है, भूखमरी का था, लेकिन यह तीनों का चुनौती बहुत ही ज्यादा मायने रखता। अब देखिए, यदि हम एकता को कायम नहीं रख पाएंगे तो क्या होगा हमारा देश टूट जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में भी देखिए, यदि हम अब एकता के सूत्र में बांध दिए, अब लोकतंत्र के अंतर्गत हम हिंदू को ज्यादा छूट हम दे दिए, क्रिश्चियन को सुविधा नहीं दी, सिख को सुविधा नहीं दिए, फिर भी क्या होगा, फिर भी हमारा देश न टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। इसलिए हमारे सामने एक समस्या आ गई थी कि हम लोग एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिससे सभी धर्मों को समान अधिकार मिल सके। ठीक है, फिर विकास का, यदि हम सिर्फ हिंदू का ही विकास करेंगे, सिख को छोड़ देंगे, जैन को छोड़ देंगे, इससे क्या होगा तो सिख में बहुत ही ज्यादा आक्रोश पैदा होगा और सिखवासी फिर से है क्या करेंगे, एक नया देश की मांग है करेंगे, जिससे फ्यूचर में शायद भारत मेरा टूट जाए। इसलिए यह तीनों देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है देश को जोड़े रखने के लिए। तो इसलिए आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि बताओ स्वतंत्रता के पश्चात कितने समस्याएं थी, तो आपको क्या उत्तर देना है, यानी स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से 3 समस्या थी। वो कौन सा तो एकता बनाए रखने की, लोकतंत्र कायम करने की, ठीक है, विकास की। ठीक है, इस प्रकार से कितने समस्या तो 3 समस्या। यह प्रश्न आपको लघु में भी पूछेगा और आपको दीर्घ में भी पूछेगा। ठीक है, इसी में से एक और प्रश्न आपको निकलता है, तो यह आपका एमबीबीआई प्रश्न है। बताओ, एमबीबीआई प्रश्न आपको इस प्रकार से प्रश्नों को पूछता है कि स्वतंत्रता के पश्चात कुल कितने समस्याओं ने सर उठाया या कितने समस्या थी, इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको उत्तर दे देना है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, बाद में मैं क्या करूंगा, बाद में आपको प्रश्न उत्तर करा दूंगा। तो पहला जो पॉइंट था तो 3 चुनौती, उसको हम आपको समझा दिए।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विभाजन कि किस प्रकार हमारे देश का विभाजन हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।